गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया होंगे आई होप। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10 चैप्टर 2 रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और उसमें हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन का एप्लीकेशन, और एक हमने एंगल ऑफ डेविएशन भी देखा था, एंगल ऑफ डेविएशन भी देखा था, और एप्लीकेशन पढ़ रहे थे कि हमारे दैनिक जीवन में रिफ्रैक्शन कहाँ कहाँ देखने को मिलता है। तो एक केस हमने बनाया था कि ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या डेंसर मीडियम में रखे थे, और खुद ऑब्जर्वर जो था वो रेयर मीडियम में था, और फिर हमने डिस्कस किया हुआ था कि उसका जो अपरेंट डेप्थ होगा, देखो याद करो, ऑब्जेक्ट नीचे रखा हुआ था μ2 में डेंसर में, और इमेज यहाँ ऊपर बन रहा था, याद है ना? तो ये हमारा रियल डेप्थ हो गया, जहां ऑब्जेक्ट है डी हमारा रियल डेप्थ हो गया, और जो ऑब्जर्वर को ऊपर से दिखाई दे रहा था वो यहां दिखाई दे रहा था, ये अपरेंट डेप्थ हो गया, आभासी हो गया, क्या हो गया, काल्पनिक हो गया। और तो बच्चों कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, ऑब्जेक्ट तो यहां है, दिखाई यहां दे रहा है, यानी डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? तो डिस्प्लेसमेंट बच्चों ये डेल्टा एक्स हमने माना था, जिसका वैल्यू ये आ रखा था। ओके, अब इसमें हमने एक कंडीशन लगाया था कि यदि μ1 एयर हो जाए तो डेल्टा एक्स जो है d इंटू 1 माइनस 1/μ2 हो जाएगा, या 1 माइनस, इसको हम ये कर देते हैं और इजी, डेल्टा एक्स इक्वल टू d इंटू 1 माइनस 1/μ d, याद रखो, जहां म्यू डी क्या है बच्चों, डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम है, और जो तुम्हारा है इंसिडेंट रे भी इसी में है, यानी μ2 नीचे रखना है, उसी का μ2 नीचे रखना है जिसमें ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट किस में है? वाटर में है, μ2 में है, तो μ2 को नीचे रखना है, ठीक है ना? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम कंटेनिंग ऑब्जेक्ट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का रखना है जिसमें ऑब्जेक्ट हो, तो जिसमें ऑब्जेक्ट हो उसको नीचे रखना है, याद रखना है, जिसमें ऑब्जर्वर हो उसको ऊपर रखना है, ठीक ना? अगर एयर होगा तो 1 रखना है। ओके, तो इतना हमने डिस्कस कर रखा था, और ये भी हमारा आया था, क्या था ये, देखो d डैश अपॉन d इक्वल टू μ1 अपॉन μ2 हो जाएगा। तो देखो μ1 अपॉन μ2 इक्वल टू, तो d डैश क्या है? वर्चुअल डेप्थ है, एपरेंट डेप्थ अपॉन d क्या है? रियल डेप्थ। तो इस टर्म में भी लिखा जा सकता है, तुमको एपरेंट डेप्थ और μ1 μ2 दिया हो तो तुम रियल डेप्थ निकाल सकते हो, कुछ भी इससे आ जाएगा। तो जैसे तुमको एक हम बोले थे कि क्वेश्चन देंगे, तो क्वेश्चन यह है बच्चों, इसको तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, सब कुछ हमने लिखा रखा है। तो क्वेश्चन बच्चों है कि एक जो बच्चा है, क्या है? बच्चा है, और वो बच्चा बड़ा ही शैतान है ठीक है, और शैतान बच्चे ने जिद कर अपनी माँ से 1 रुपए का सिक्का लिया, ठीक है? शैतान बच्चा है, जिद कर रहा था, माँ ने अंततः उसे 1 रुपए का सिक्का दे दिया। अब वो शैतान बच्चा है शैतान, तो शैतानी तो करेगा ही। वो एक बाल्टी में पानी भरा रखा हुआ था, बाल्टी में, कंटेनर में, वेसल में, जो कुछ भी बोल लो, उसमें पानी भरा हुआ था। उसी के अंदर उसने सिक्का उछाल कर खेल रहा था, मतलब उसी के अंदर खेल नहीं रहा था, बाहर खेल रहा था उछल के, तो सिक्का अचानक पानी में गिर गया। क्या हुआ? पानी में गिर गया, यहां आ गया, सिक्का गिर गया। अब जो है बाल्टी की जो डेप्थ है
वो 30 सेंटीमीटर मानी गई है। कितनी है? 30 सेंटीमीटर मानी गई है। ये रियल डेप्थ है। ठीक है। अब जो है बच्चा पानी में गिर गया, सिक्के को देखने आया, कहाँ गिर गया? तो बोलो बच्चा को सिक्का कहाँ दिखाई देगा? तुमको यहाँ ये पता है ना, ऊपर दिखाई देगा, पता है तुमको? ये एपरेंट डेप्थ डी डैश डेल्टा एक्स निकालना है। कहानी हमने सुना रखा है। ओके, तो निकालो। ये वाटर है और ये एयर है। निकालो। हो गया? तो देखो बच्चा, तुम क्या कर सकते हो? तुमको पता है d डैश इक्वल टू μ1 अपॉन μ2 इंटू डी, पता है? अब तुमको μ1 μ2 निकालना है। तो एयर का तुमको हम बताए हुए हैं, एयर का μ1 1 होता है, μ1 होता है, और ये क्या है? वाटर है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो μ2 होगा वो 1.33 या फिर हमने बताया था 4/3, याद करो। तो इसका 4/3 होता है, तो 4/3 होता है दोस्त, और इसका 1 होता है, तो हम इसको यहाँ यूज करेंगे। सो d डैश इक्वल टू μ1 हमारा 1 हो गया, और μ2 कितना हो जाएगा? 4/3, 4/3, तो ये 3 ऊपर चला जाएगा, पता है तुमको, बहुत बार हमने किया है। और d जो है रियल डेप्थ, तो रियल डेप्थ हमको कितना दे रखा था? रियल डेप्थ बच्चों 30 सेंटीमीटर दे रखा है, यानी कि d डैश जो आने वाला है हमारा 1 इंटू 3 3 एंड 3 इंटू 30 90 अपॉन 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से d डैश बच्चों इसको करो, 4 दूनी 8 बचेगा 1 0, 4 दूनी 8 बचेगा 2 पॉइंट 4 दूनी 8, फिर बचेगा 2, तो पॉइंट देंगे और एक 0, तो हो जाएगा 4 5 20 सेंटीमीटर, यानी 22.5 आएगा। देखो 22.22 दूनी 45, और 45 दूनी 90, 4 बार में हो जाएगा 90। डी डैश इतना है। तो बच्चों देखो सिक्का जो गिरा रखा था उसने 30 सेंटीमीटर नीचे बाल्टी भरे हुए पानी में, तो उस बच्चे को 22.5 सेंटीमीटर पर दिखाई देगा, 22.5 सेंटीमीटर ऊपर से दिखाई देगा। जो भी मेजरमेंट था बताया था ना, रिफ्रैक्टिंग सरफेस से होगा, यहां से होगा, डी डैश का वैल्यू आया होगा। तो ये तुम्हारा हो जाएगा, यहां से मान लो ऑब्जेक्ट यहां बन रहा है, ऑब्जेक्ट यहां बन रहा है, तो तुम्हारा ये वाला हो जाएगा 22.5 सेंटीमीटर। तो और ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स वेरी इजी निकाल सकते हैं, पूरा 30 था, यहां दिखाई दे रहा है, यानी कितना शिफ्ट किया है? तो 7.5 डेल्टा एक्स इक्वल टू डी माइनस डी डैश, यानी 30 माइनस 22.5, यानी 0.5, और ये हो गया 29 में से 7.5 सेंटीमीटर। ओके, तो वेरी सिंपल क्वेश्चन था, कोई हार्ड नहीं था। हाँ, तुमको दिक्कत आई होगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स याद नहीं होगा तो दिक्कत आई होगी, लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का 4/3 याद रखना है इसको, एयर का 1 होता है और ग्लास का 1.5 होता है, इन सब चीजों को ध्यान रखना है। ओके, तो आज हम लोग इसका केस 2 पढ़ने वाले हैं। एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन एट सिंगल सरफेस चल रहा था, सिंगल सरफेस पे मतलब एक बार रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो इसका केस 2 आज हम पढ़ने वाले हैं। और केस 2 में क्या करेंगे बच्चों कि ऑब्जर्वर को रखेंगे डेंसर मीडियम में। याद है ना बगुले और मछली की कहानी? बगुला कहाँ था? रेयर मीडियम में, हवा में, और मछली पानी में। आज बगुला आज भी हवा में रहेगा और मछली पानी में, कोई दिक्कत, लेकिन इस बार मछली देखेगी बगुले को, और देखते हैं उसके साथ क्या होता है, उसको क्या क्या दिखाई देता है।
बगुले को तो दिखाई दिया कि भैया मछली का इमेज यहाँ बन रही है, तो पता लगा लिया मछली यहाँ है नहीं, इतना नीचे है। और जब भी चोंच मारता है तो मछली को लेके निकलता है। अब मछली बगुले को देखेगी, यानी बगुले का इमेज बनाने वाले हैं कि कहाँ बन रहा है। तो देखते हैं दोस्तों कि मछली को क्या दिखाई देता है। तो इसको नोट करो, इसको अभी डिलीट करने वाले हैं। हो गया नोट? चलिए इरेज करते हैं। तो आज क्या कहानी है बच्चों, केस 2 में, केस 2 when object is in rarer medium and observer is in denser मीडियम। ऑब्जेक्ट कहाँ होगा बच्चों? तो रेयर मीडियम में, और ऑब्जर्वर कहाँ होगा? तो डेंसर मीडियम में। यानी बच्चों आज जो होगा कहानी हमारा सेम रहेगा। मछली तो पानी में ही रहेगी, मछली बाहर थोड़े ना आएगी। बट आज मछली को मौका मिला है देखने के लिए कि बगुले कहाँ है, और देखते हैं मछली इसमें कितनी सफलता पाती है। ठीक ना दोस्त? ठीक, बहुत बढ़िया। तो आज हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ है, ऑब्जेक्ट को रेयर मीडियम में रखे हैं। ये हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ है, ठीक है, ओ। तो पता है तुमको सारी डिस्टेंस यहाँ से रिफ्लेक्टिंग सरफेस से मेजर करना है। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस से ये तुम्हारा मान लो h हाइट की ऊंचाई पे है। कितने हाइट की? h हाइट की ऊंचाई पे। h क्या है? तो रियल हाइट। क्या है? रियल हाइट है रिफ्लेक्टिंग सरफेस से। ठीक है दोस्त, ये तुम्हारा मान लो ऊपर ये एयर है, एयर है, क्या है? एयर है, और ये वाटर है। 4/3 होता है, इसको μ2 रखते हैं। तो देखो μ1 μ2 से दिक्कत नहीं ना होगा। और ये हमारा, इसको μ2 रख लेते हैं, क्या दिक्कत? तुमने क्या रखा था पिछले में कि μ2 वो होता है जिसमें ऑब्जेक्ट होता है। इस बार ऑब्जेक्ट इस पर रखे तो इसी को μ2 रखते हैं ताकि याद करने में आसानी रहे। ठीक है, अन्यथा μ1 μ2 से कुछ होता जाता नहीं है। μ2 में हमारा ऑब्जेक्ट होता था, यही नहीं याद किए थे पिछले केस में μ2 में, और इसमें μ2 था तो इसी में ऑब्जेक्ट था। इस बार इसमें ऑब्जेक्ट है तो इसी को μ2 मान लेते कि जहां μ2 आए उसको ऑब्जेक्ट मान लेना है। ठीक है दोस्त, अब इसका हम इमेज बनाने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? इमेज बनाने वाले हैं। तुमको याद होगा इमेज बनाने के लिए क्या किया जाएगा? 2 रे निकाली जाएंगी इस ऑब्जेक्ट से, और वो 2 रे कहाँ जाएंगी? वाटर में। उधर ऑब्जर्वर हमारा बैठा हुआ है, ऑब्जर्वर बैठा दे रहो। तो ये हमारी पहली रे है, परपेंडिकुलर आई, परपेंडिकुलर आई तो फिर जैसे आई तो वैसे ही चली गई, नो रिफ्रैक्शन। तुमको पता है ना दोस्त? जब परपेंडिकुलर आती है सरफेस के ऊपर, परपेंडिकुलर आती है तो कोई रिफ्रैक्शन नहीं होता है, जैसे आती है वैसे ही चली जाती है। दूसरा रे बच्चों कुछ एंगल पर लाया जाए अदर देन 90 के अलावा कुछ और एंगल, या फिर 0 के अलावा कुछ और एंगल है। नॉर्मल से 0 डिग्री है। ये हमारा अगला रे है। तो अगला रे के लिए हम क्या करेंगे बच्चों? एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे? नॉर्मल ड्रॉ करेंगे।
ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर हमने ड्रॉ किया नॉर्मल, ठीक है। ओके, अब ये इंसिडेंट रे नॉर्मल से एंगल आई बनाती है, और तुमको पता है, क्या पता है, कि जब रेयरर से डेंसर में जाती है तो ये नॉर्मल की ओर शिफ्ट करती है, यानी जो रास्ता है उससे इधर की ओर मुड़ जाएगी, है इधर की ओर मुड़ जाएगी, क्या मुड़ जाएगी ना दोस्त, जो रास्ता है उससे इधर मुड़ जाएगी। ये इसका हो गया रिफ्रैक्शन। तो अब हमको बनाना है इमेज। यहां हमारा ऑब्जर्वर बैठा हुआ है, बड़ा सा सुंदर आंख लेकर, और देख रहा है। तो देख रहा है तो देखेगा ये। अब ये रे इधर जा रही है और ये रे कुछ एंगल पर जा रही है, तो क्या देखने से क्या लगता है, दोनों कहीं इंटरसेक्ट करने वाले हैं? तो बच्चों ये दोनों कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, तो इनको पीछे की ओर इंटरसेक्ट कराया जाए। तो ऑब्जर्वर बेचारा देख रहा है, तो इसको ये रे जो है कहीं इधर से नजर आ रही है कि आ रही है, मतलब पीछे से आ रही है, और इस रे को देखेगा तो ये रे भी कहीं इधर से, तो हमारा यहां बन जाएगा इमेज, ठीक। ओरिजिनल रास्ते शिफ्ट की, देखा तो पीछे कहीं इधर से आ रही है, तो यहां इमेज बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होगा कि देखो, ये हमारा रिफ्रैक्टेड एंगल था, हाँ, ये हमारा रिफ्रैक्टेड एंगल था आर। तो रिफ्रैक्टेड एंगल था, तो तुम देखो अब फिर वही का ऑब्जेक्ट था ओ, ये परपेंडिकुलर आई, ये इस तरह से आई रिफ्रैक्टिंग सरफेस के ऊपर, ओके। ये हमारा नॉर्मल हो गया, तो ये भी परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर, ये आई तो ये भी आई, मतलब ये हमारा आई हो गया, ठीक है दोस्त। उसके बाद कुछ एंगल पे इस प्रकार से रिफ्रैक्शन हो गया, ओके। तो इसको ले जाकर हम पीछे इधर कहीं मिलाए हैं, और इसको भी पीछे मिलाए हैं। तो इस नॉर्मल को थोड़ा और बढ़ाओ, ठीक है, और बाकी सबको मिटा दो। तुमको तो पता चल गया यहाँ आई हो गया, इसको मिटा दो। अब देखो, रिफ्लेक्शन के कारण ये आर बना हुआ था, तो इसको पीछे की ओर लगे तो नॉर्मल, और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये हो जाएगा आर, और ये पैरेलल है तो अल्टरनेट इंटीरियर से ये हो जाएगा आर, या फिर कोरस्पॉन्डिंग से डायरेक्ट आर लिख सकते हैं। तो यानी आर तुम्हारा बच्चों यहां आ जाएगा, ठीक है, आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं समझ में आया, फिर से देखो, समझ में आ जाएगा। अब बच्चों हम क्या करेंगे, यहां से यहां मछली को देखो क्या होता है, धोखा हो गया बेचारी के साथ। यहां बगुला था और इसको दिखाई दे रहा है यहां, और देख रही कि वो तो और ऊपर है, थोड़ा और ऊपर आके घूमा जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका जो फिजिक्स फेल हो गया है, पानी में रह रही है बेचारी, क्या स्कूल क्या कॉलेज क्या फिजिक्स, इसको कुछ पता नहीं है। इसको दिखाई दे रहा है बगुला यहाँ, तो ये निश्चिंत होकर थोड़ा और ऊपर आके घूमने लगी, और बगुला है यहीं पे, बगुला हमारा चोंच निकाल लिया। वो तो फिजिक्स पढ़ा हुआ है, तो उसको कोई दिक्कत नहीं है, बगुला फिजिक्स पढ़ता है, ठीक है ना। तो अब यहां से हम देखेंगे, इस पॉइंट को हम मान लेते हैं P और इस पॉइंट को Q। सो इन ट्रायंगल OPQ वही काम करने वाला है, यहाँ H डैश एक आ जाएगा, ये हो गया H डैश, ये क्या है, एपरेंट हाइट है। तो देखो, फ्रॉम ट्रायंगल OPQ ट्रायंगल से tan I इक्वल टू सामने का परपेंडिकुलर PQ अपन बेस OP, ओके, और
फ्रॉम ट्रायंगल आई पी क्यू, आई पी क्यू, आई पी क्यू tan r इक्वल टू r, इसके सामने ये परपेंडिकुलर पी क्यू और बेस हो जाएगा ये पूरा आई पी दूसरा हो गया। ओके ना फ्रॉम स्नेल्स लॉ, स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से क्या होगा, साइन आई इंटू म्यू वन इंटू साइन इक्वल टू साइन आर इंटू म्यू टू, ये तो नियम है उनका। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि देखो आई यानी इंसिडेंट इंसिडेंट एंगल यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यानी मीडियम 2 में है, इसको हम मीडियम 2 मान के रखे हुए हैं। तो साइन आई इंटू म्यू 2 लिखेंगे, ठीक है ना दोस्त। इसको ध्यान में रखने की 1 की जगह 2 रखती है डायरेक्ट, ये कैसे, वो तो स्नेल का लॉ है, याद करने के लिए एक तरीका बताए थे। तो तरीका तुमको ये भी सिखाए हुए थे बच्चों कि देखो स्नेल का लॉ इस तरह से लिखा जाता है। किस तरह से लिखा जाता है, तो देखो साइन लो और एंगल लो, हमने एंगल आई लिया, एंगल आई, और आई किस में है बच्चों, तो आई म्यू 2 में है, तो यहाँ म्यू 2 रखेंगे इक्वल टू साइन आर लो, रिफ्रैक्टेड एंगल, और रिफ्रैक्टेड एंगल किस में है बच्चों, तो ये म्यू 1 में है, वाटर में है, इंटू म्यू 1। ठीक है दोस्त, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके तो साइन आई को हम लोग tan आई लिख सकते हैं जब एंगल छोटा हो, हमारे सिलेबस में तो यही बताया गया है। तो यहां से साइन आर को भी tan r इंटू म्यू 1, और बच्चों tan आई का वैल्यू हमने निकाल रखा है, tan आई का वैल्यू पी क्यू अपन ओपी, पी क्यू अपन ओपी इंटू म्यू 2 इक्वल टू tan r का वैल्यू हमने निकाल रखा है, कितना है, पी क्यू अपन आई पी, पी क्यू अपन आई पी इंटू म्यू 1। तो पी क्यू से पी क्यू कैंसिल हो गया, यहां बच्चों बचेगा म्यू 2 अपॉन ओ पी इक्वल टू म्यू 1 अपॉन आई पी। अब देखो दोस्त, यहां से क्या हो गया, म्यू 2 अपॉन म्यू 1 इक्वल टू ओ पी अपॉन आई पी। म्यू 2 क्या है बच्चों, तो म्यू 2 वो है जिसमें ऑब्जेक्ट को रखा गया है, तो इसको नोट करो, और इसको तुम सीधा भी लिख सकते हो, नोट करो। हो गया नोट। तो अगला स्टेप होगा बच्चों, तुम इसको 1 2 के टर्म 1 पहले लिखा होता है तो अच्छा लगता है, तो तुम लिख सकते हो ये म्यू 2 उधर जाके नीचे चला जाएगा, म्यू 1 अपॉन म्यू 2, और इधर नीचे ओपी बचा था और ये आईपी ऊपर आ जाएगा, आईपी। ठीक है, चलो अब यहां से बच्चों तुम क्या लिख सकते हो, म्यू 1 अपॉन म्यू 2 इक्वल टू ओपी। ओपी क्या है बच्चों, तो ओ से पी एच है, और आईपी आईपी ऊपर है ना, म्यू 1 आईपी ऊपर है। आईपी क्या है बच्चों, आईपी एच डैश है, और नीचे ओपी है यानी एच है। तो यहां से म्यू 1 अपॉन म्यू 2 जो हो जाएगा अपरेंट हाइट अपॉन रियल हाइट, अपरेंट हाइट अपॉन रियल हाइट, और ऑब्जेक्ट किस में है बच्चों, तो म्यू 2 में है।
ऑब्जेक्ट इज इन म्यू2। ठीक है, तो इतना हमारे पास रिलेशन आ गया है। अब क्या है बच्चों अब क्या है कि देखो ध्यान से, यहां से हमको क्या लिखना है, शिफ्टिंग निकालना। शिफ्टिंग, ये एच हाइट ओरिजिनल था, दिखाई इसको यहां दे रहा है, यानी इतना दूर शिफ्ट किया है, इतना दूर शिफ्ट किया, इसी को डेल्टा एक्स बोलेंगे। सो डेल्टा एक्स तुमको निकालना है बच्चों, डेल्टा एक्स। तो क्या करोगे, पूरे हाइट में से इतना वाला हाइट घटा देंगे तो ये बचा हाइट निकल जाएगा, यानी एच डैश माइनस एच करना होगा तुमको। ठीक है, एच डैश माइनस एच करना होगा तुमको। तो एच डैश माइनस एच करना है तुमको, तो तुमको पहले एच का वैल्यू निकालो यहां से, या फिर एच डैश का वैल्यू निकालो। तुमको रियल हाइट दिया होगा तो तुम एच का वैल्यू निकालो, एच डैश का वैल्यू निकालो। तो यहां से इसको मान लो कोई इक्वेशन थर्ड है, तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से एच डैश का जो वैल्यू है, एच डैश का वैल्यू जो बच्चों आ जाएगा, ये एच इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, म्यू1 अपॉन म्यू2 इंटू एच, म्यू1 अपॉन म्यू2 इंटू एच। और इस एच डैश का वैल्यू हम इसमें रखने वाले हैं, यानी डेल्टा एक्स इक्वल टू इसको, हाँ ठीक है, यहीं पे ठीक है, डेल्टा एक्स इक्वल टू एच डैश, और एच डैश का वैल्यू हमने निकाल रखा है म्यू1 अपॉन म्यू2 इंटू एच माइनस एच। ओके ओके, तो आगे इधर हम डिलीट करने वाले हैं, मिटाने वाले हैं, इरेज करें। सो यहां से डेल्टा एक्स जो है बच्चों, डेल्टा एक्स इक्वल टू एच कॉमन ले लो बाहर, तो अंदर में यहां बचेगा म्यू1 अपॉन म्यू2 माइनस 1। उसमें देखो बच्चों आया था डी बाहर, और ये 1 माइनस म्यू1 अपॉन म्यू2 आया था। कितना आया था, 1 माइनस म्यू1 अपॉन म्यू2, और इसमें क्या बच्चों आ गया, म्यू1 अपॉन म्यू2 माइनस 1। ठीक है, और देखो जिसमें ऑब्जेक्ट रखा था वो हमारा कहाँ आया था, उस टाइम ऊपर आया था, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा गया था, इसमें तो म्यू1 ऊपर आया था। तुम देखो ना, ऑब्जेक्ट को कहाँ माने, एयर माने है ना, तो इफ ये हमारा एयर म्यू2 था, इफ म्यू2 इक्वल टू 1 यानी एयर, सो डेल्टा एक्स हो जाएगा डेल्टा एक्स इक्वल टू एच इंटू म्यू1 माइनस 1। कितना सिंपल हो गया, यदि नीचे का एयर हो जाए तो नीचे का एयर हो जाए तो म्यू1 माइनस 1, और म्यू1 क्या है, तो जिसमें ऑब्जर्वर है, जिसमें ऑब्जेक्ट है वो तो गायब हो गया। तो ये हमारा यहाँ से सब कैलकुलेशन आया, डेरिवेशन आया। तो देखो तुमको अभी हार्ड लग रहा होगा ये सब, उतना हार्ड है नहीं जितना तुमको लग रहा है। तुमको रिफ्रैक्शन आने चाहिए, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन आने चाहिए, और स्नेल्स लॉ आने चाहिए। स्नेल्स लॉ इसमें मेन रोल प्ले कर रहा है, ठीक है ना। और एक एजम्पशन है हमारा, क्या है कि सारा जो रे है वो पैरा एक्सियल है, यानी थीटा बहुत छोटा है, और थीटा बहुत छोटा होने से हम फायदा उठा रहे हैं, साइन थीटा को टेन थीटा लिख पा रहे हैं, बस वो हमारा एजम्पशन है। बाकी तुमको स्नेल्स लॉ आने चाहिए, तुम डिराइव कर सकते हो या फिर रिजल्ट निकाल सकते हो, याद कर सकते हो, कोई दिक्कत आने वाली इसमें है नहीं। ठीक है, तो नोट करो इसको, फिर आगे की ओर देखते हैं।
तो बच्चों इसके बाद हमने अभी क्या देखा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन रेयरर मीडियम एंड ऑब्जर्वर इज इन डेंसर मीडियम। तो ये हमने दो केस बना रखे थे एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन के सिंगल सरफेस के लिए। किसके लिए? सिंगल सरफेस के लिए, कि सिंगल सरफेस यानी एक बार रिफ्रैक्शन होगा, मीडियम एक बार चेंज होगी, रेयरर से डेंसर या फिर डेंसर से रेयरर, तो क्या क्या होगा, और उसका एप्लीकेशन हमने देखा। अब बच्चों क्या करेंगे? डबल रिफ्रैक्शन करेंगे। हम लोग क्या करेंगे? डबल रिफ्रैक्शन। एक बार मीडियम चेंज हुई और फिर इससे निकलते समय फिर एक मीडियम चेंज हुई, यानी तुमको डबल रिफ्रैक्शन करना होगा इस टाइम। तो उसको हम लोग देखने जा रहे हैं। तो रिफ्रैक्शन एट डबल प्लेन सरफेस, हम लोग प्लेन सरफेस ही लेंगे, कर्व सरफेस टेढ़ा मेढ़ा नहीं लेंगे। जैसे ही कर्व सरफेस लेना होगा तो हम लेंस के ऊपर आ जाएंगे। ठीक है ना बच्चों? चैप्टर 2 में लेंस है, याद है? लेंस है, वही तो मेन है। और सारे टीचर क्या करते हैं कि चैप्टर 2 रिफ्रैक्शन ये हुआ, ऐसे ऐसे हुआ, चलो स्नेल्स लॉ आ गया, अब पढ़ो लेंस। तो लेंस हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग भी पढ़ेंगे, ऐसा बात थोड़ा है कि छोड़ देंगे। तो ये एप्लीकेशन वगैरह नहीं बताते हैं, ठीक है? 10th की बात कर रहा हूं मैं। बाकी 11th 12th में जाओगे तो अच्छी तरीके से अच्छे अच्छे टीचर है, बताते हैं सब। लेकिन 10th में ये सब कोई नहीं बताता है, पता नहीं क्यों नहीं बताता है। सो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रिफ्रैक्शन एट डबल सरफेस, और वो सरफेस प्लेन होने चाहिए। और सुनो, हमारे सिलेबस में क्या है, सरफेस प्लेन तो होने ही चाहिए, दोनों सरफेस पैरेलल होने चाहिए। क्या होने चाहिए? पैरेलल होने चाहिए। यदि पैरेलल नहीं होंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास स्नेल्स लॉ आ गया है। स्नेल्स लॉ से हम कुछ भी निकाल सकते हैं रिफ्रैक्शन के टर्म में, ठीक है ना दोस्त? तो अभी उसको हम लोग देखेंगे और तुमको हम साथ ही साथ बताएंगे भी कि यदि प्लेन नहीं होता तो पैरेलल नहीं होता तो क्या होता, ठीक है? तो इसको नोट कर लो। और हम एक स्केल बड़ा वाला लाते हैं, ये हमारा स्केल है, तो नोट तो कर ही लिए होगे। सो चिल्ड्रेन, अब हमारा है अगला टॉपिक, रिफ्रैक्शन एट डबल प्लेन पैरेलल सरफेस। क्या है बच्चों? पैरेलल सरफेस है। डबल सरफेस पे रिफ्रैक्शन होगा, यानी दो बार रिफ्रैक्शन होगा और दोनों सरफेस एक दूसरे के पैरेलल होंगे। पैरेलल नहीं भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पैरेलल लेना है हमारे सिलेबस में। और सुनो, तुमको इसी टॉपिक को अलग से दिया होगा, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। तो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में क्या होता है? शीशा के एक सरफेस दूसरा सरफेस पैरेलल होता है। तो तुमको ग्लास बोल दिया गया है, तो तुमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 लेना है। और हमने यहाँ डबल सरफेस पर कर तो हम कुछ भी ले सकते हैं। तो जब ग्लास लेना होगा तो 1.5 लेना, और हम यहाँ एक जनरल बात करने वाले हैं। तो ग्लास हो सकता है, पानी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये मत बोलना कि ग्लास स्लैब वाला छोड़ दिए, वो इसी में आ जाएगा, कवर हो जाएगा। तो देखो, ये एक अच्छा नहीं हुआ, बहुत बुरा हुआ। स्केल पकड़ने में थोड़ी दिक्कत आती है। ये इस तरीके से एक सरफेस हो गया, थोड़ा टेढ़ा हो गया, थोड़ा मोड़ा टेढ़ा चलता है जी। देखो ये सरफेस वन हो गया, बहुत बढ़िया, बिना स्केल के। और बच्चों इसको क्या करते हैं? इसको फिर से मिटाते हैं। इसको फिर से मिटाकर हम क्या करने वाले हैं? ये थोड़ी और ऊपर करेंगे। क्या करेंगे? ये हमारा सरफेस 1 है और ये हमारा सरफेस 2 है, और दोनों सरफेस बच्चों पैरेलल है। क्या है? दोनों सरफेस पैरेलल है। आज थोड़ा आवाज डिफरेंट आ रही होगी, थोड़ा तबीयत खराब होने के चलते, हो सकता है कल परसों वीडियो भी ना आए, तो इसके लिए चिंतित नहीं होना है। आपको लेक्चर के लिए परेशान नहीं होना है। तो ये हमारे पास दो सरफेस आ गए। मान लो इसको हम बोलेंगे सरफेस 1 और इसको बोलेंगे इसको इधर 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 इधर। ये बच्चों हमारा हो गया सरफेस
1 और ये बच्चे हो गया सरफेस 2, 2 सरफेस हो गया। अब मान लो इसके अंदर एक मीडियम है और इसके अंदर एक मीडियम, मान लो μ1 और इधर μ2 है, और फिर जैसे ही इस मीडियम को पार किए तो कोई दूसरा मीडियम आ सकता है, तीसरा मीडियम कुछ भी हो सकता है, ऊपर हवा, नीचे बीच में शीशा और फिर नीचे पानी भी हो सकता है। लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ एक μ1 इधर, इधर μ2 और इधर भी μ1 लेंगे, ठीक है ना बच्चों। हवा इधर, इधर शीशा, इधर भी हवा, ठीक है, इधर हवा, इधर पानी, इधर हवा, इधर वाटर, इधर ग्लास, इधर वाटर, मतलब जो इधर वो इधर, यही हमारा कहने का तात्पर्य है। सो बच्चों अब क्या होगा, यहाँ जो एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस ये हो गया और ये एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस ये हो गया, हमारे पास 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेस आ गए। अब क्या होगा, एक इंसिडेंट रे इधर से चली आएगी, चलो आ गई। तो जैसे ही इंसिडेंट रे आएगी बच्चों, तो हमारा काम है कि सरफेस के ऊपर एक नॉर्मल ड्रॉ करना। क्या, सरफेस के ऊपर एक नॉर्मल ड्रॉ करना, और वो हमारा काम हो गया, सरफेस के ऊपर नॉर्मल ड्रॉ। अब देखो ये इंसिडेंट रे नॉर्मल से दूर भागेगी या नॉर्मल की ओर आएगी, तो इसके लिए तो सर पता होना चाहिए कौन रेयरर है कौन डेंसर है, और यहाँ कुछ दिया हुआ है नहीं, तो इसको बच्चों तुम रेयरर मान लो और इसको डेंसर, कोई दिक्कत नहीं है, और फिर इसको रेयरर। क्या होगा, μ1 जो है लेस देन μ2 है, μ2 डेंसर है, और सुनो, और क्या सुनो, और ये इक्वल है, ठीक है। तो पता चल गया रेयरर से डेंसर में जा रही है तो क्या होने वाला है, तो रेयरर से डेंसर में जाएगी बच्चों तो नॉर्मल की ओर, टुवर्ड द नॉर्मल, तो ये इधर इस तरीके से घूम जाएगी, क्या होगी, घूम जाएगी, और ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया घूम गई, अच्छी बात है। तो जैसे ही घूम गई और चलने लगी तो फिर इसको एक सरफेस मिला, सरफेस 2, और यहाँ μ2 और इधर μ1, फिर मीडियम चेंज होने वाला है। तो जैसे ही फिर मीडियम चेंज होगा, फिर लाइट का डायरेक्शन चेंज होने वाला है, तो इस बार फिर एक नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा, फिर एक बार नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये हमारा फिर एक से नॉर्मल ड्रॉ हो गया। अब क्या होगा, ये डेंसर और ये रेयरर, तो डेंसर से रेयरर में जाती है बच्चों तो लाइट कट गई, लाइट कट जाती है। अच्छा, तो दिखाई दे रहा है, क्या इसी पर चलाना उचित होगा? देखो लाइट का व्यवस्था भी करते हैं हम। 1 2 3 आ गया। चलो सो बच्चों हमने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। अब सुनो, यहां से डेंसर से रेयरर में जाने वाली है, तो डेंसर से रेयरर में जाने वाली है बच्चों, तो क्या होगा, नॉर्मल से दूर भागेगी, डेंसर से रेयरर में जाएगी तो नॉर्मल से दूर भागेगी। तो मान लो ये इधर ऐसे निकल गई, नॉर्मल से दूर ऐसे निकल गई, और इसको भी बच्चों थोड़ा एंगल और बढ़ा दिया जाए, लग नहीं रहा है कि रिफ्लेक्शन हुआ है। सॉरी। तो ये हमारा इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्शन हुआ, रेयरर से डेंसर में गई तो, और फिर रिफ्लेक्शन हुआ, डेंसर से रेयरर में गई, तो इसको बोलेंगे बच्चों इंसिडेंट रे। और ये है बच्चों रिफ्रैक्टेड रे। ओके, और ये बच्चों रिफ्लेक्शन हुई और फिर बाहर निकली उसी मीडियम में जिस मीडियम से आई थी। देखो इधर, इसको बोलते हैं, ये भी रिफ्रैक्शन है, रिफ्रैक्टेड रे है, लेकिन निकल रही है बाहर ग्लास स्लैब से या मीडियम से, तो उसको बोलेंगे बच्चों हम लोग इमर्जेंट रे। इमर्जेंट रे क्या बोलेंगे, इमर्जेंट रे।
अब सुनो, इंसिडेंट रे नॉर्मल से एंगल आई बनाती है, ओके, और रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल से एंगल आ, और ये एक नॉर्मल है और ये भी एक नॉर्मल है, तो दोनों पैरेलल होंगे इस सरफेस पर, नॉर्मल यहाँ पे परपेंडिकुलर होंगे और ये भी परपेंडिकुलर, दोनों पैरेलल रहे, तो दोनों पैरेलल है नॉर्मल, तो ये ट्रांसवर्सल की काम करेगी रिफ्रैक्टेड रे। सो जितना आर यहाँ उतना आर यहाँ हो जाएगा ना बच्चों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखो ये नॉर्मल इधर आके परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये नॉर्मल इधर परपेंडिकुलर, तो जो वहां वही यहां, समझ रहे होगे तुम। और सुनो, और ये निकलने वाली किरण है तो इसका एंगल जो होगा एंगल ई बोल देते हैं, क्या है, तो ये एंगल ऑफ, तुमको पता होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये बच्चों एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। थोड़ा देखो डायग्राम ज्यादा लेंदी हो रहा है, तुम ध्यान से देखना लिखना। और ये बच्चों हो गया तुम्हारा एंगल ऑफ इमर्जेंस, निकलने के लिए एंगल कितना बना, तो एंगल ऑफ इमर्जेंस। तो बच्चों एक यहां ये ही हमारा हो गया, रिफ्लेक्शन थ्रू डबल सरफेस हो गया। क्या हुआ, तो रेयर मीडियम साइड डेंसर मीडियम प्रवेश की, इंटर की, तो नॉर्मल की ओर मुड़ गई, फिर डेंसर से रेयर में गई तो नॉर्मल से अवे मुड़ गई। तुम इधर डेंसर बीच में रेयर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, तो उस पर थोड़ा नॉर्मल से दूर भागेगी, फिर नॉर्मल की ओर जाएगी, ये होगा। बेसिकली तुमको पता है, इन सब चीजों को आप बताने के लिए कोई जरूरत नहीं। सो यहाँ क्या हो गया कि ये हमारा रिफ्रैक्शन हो गया, 2 बार हुआ, डबल सरफेस पर हुआ, 2 बार हुआ। अब जो होता है बच्चों, तुमको बताया गया है कि रिफ्रैक्शन एट डबल प्लेन पैरेलल सरफेस, टर्म पैरेलल का यूज किया गया है, ये सरफेस पैरेलल है, ठीक ना। तो देखो यहां से एक टर्म आता है, इफ सरफेस 1 is parallel to surface 2 and surface 1 surface 2 के पैरेलल हो, और ये जो μ1 हो और इधर का जो म्यू हो बाद वाला, इसको तुम μ3 बोल सकते हो, μ1 μ2 μ3, एंड μ1 इक्वल टू μ3 हो, या दैट इज μ1 इक्वल टू μ1 ही हो। समझ में आ रहा है ना, ये इधर का म्यू और इधर का म्यू बराबर हो, देन क्या होगा बच्चों, एंगल आई जो होगा एंगल ई के बराबर होगा, एंगल आई जो होगा एंगल ई के बराबर, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमर्जेंस के बराबर होगा। तो इसको पहले तुम नोट कर लो, और इसको हम प्रूफ भी कर देंगे, अभी प्रूफ करेंगे कि कैसे बराबर होता है। केवल हवा पानी नहीं होता है बच्चों, यहाँ सब कुछ प्रूफ के साथ चलेगा। सो कर लिए नोट, देखो अब बताते हैं कैसे होता है। हो गया नोट, मिटा दे। ये हमारा हो गया सरफेस 1 और ये हो गया सरफेस 2। ये μ1 हो गया, ये μ2 हो गया और ये μ1 हो गया। ये इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल, ये रिफ्रैक्टेड रे, ये नॉर्मल, ये नॉर्मल अच्छे से नॉर्मल बनो, ये नॉर्मल और ये हमारा इमर्जेंट रे, ठीक है। तो ये नॉर्मल से आई बनेगा और ये इधर आर बनेगा, और जो यहाँ बनेगा वही यहाँ बनेगा, और ये हमारा ई है, ठीक है दोस्त। अब क्या करेंगे, हम प्रूफ करेंगे, टू प्रूव
एंगल आई इक्वल टू एंगल ई, एंगल आई इक्वल टू एंगल ई प्रूफ करना है, कोई दिक्कत नहीं है। आओ सरफेस वन पर आओ। एट सरफेस वन, सरफेस वन के पास देखो किससे, तो स्नेल के नियम से। तो स्नेल के नियम से तुम क्या लिख सकते हो, स्नेल के नियम से तुम लिख सकते हो साइन आई और इसी का मीडियम इंटू मी वन इक्वल टू साइन आर इंटू इसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू टू लिख सकते हो। ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया, ठीक है। एट सरफेस टू, सरफेस टू पे आओ तो देखो यहां पे इसमें से इसमें जा रही है तो यहाँ आर बना रहा है, यानी साइन आर इंटू इसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू टू इक्वल टू साइन ई इंटू इसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वन, ठीक है ना दोस्त। ये हमारा हो गया 2 नंबर, इक्वेशन 2। अब देखो 1 और 2 में ये एंगल और ये एंगल तो बराबर है, हमको पता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो देखो साइन आर इंटू म्यू टू, साइन आर इंटू म्यू टू वो इसके बराबर है साइन आई इंटू म्यू वन के। और यहां इस सरफेस पे आए तो साइन आर इंटू म्यू टू, साइन आर इंटू म्यू टू लिखे हैं, साइन आर इंटू म्यू टू साइन ई इंटू म्यू वन के बराबर है। तो साइन आर इंटू म्यू टू इसके बराबर, साइन आर इंटू म्यू टू इसके बराबर, मतलब ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे बच्चों फ्रॉम 1 एंड 2, समीकरण इक्वेशन 1 एंड 2 से साइन आई इंटू म्यू वन इक्वल टू साइन ई इंटू म्यू वन, और म्यू वन से म्यू वन खत्म, म्यू वन से म्यू वन खत्म, ये तो दोनों सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, खत्म। तो यहां से बच जाएगा बच्चों साइन आई इक्वल टू साइन ई। साइन आई का वैल्यू जो आएगा वही साइन ई का वैल्यू आएगा। यह तभी पॉसिबल है जब एंगल आई और एंगल ई बराबर होंगे, ठीक है। यानी मान लो तुम्हारा साइन आई 1/2 आ गया, कितना आ गया 1/2 आ गया, साइन आई जो है 1/2 आ गया। तो साइन आई साइन ई के बराबर, यानी साइन ई भी 1/2 आना हो चुका, वो भी 1/2 आ रहा है। तो साइन आई 1/2 कब आएगा, जब आई 30 डिग्री होगा। साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, और ये भी 1/2 आ रहा है, यानी ई भी 30 डिग्री होगा, यानी जो आई होगा वही ई होगा। ये हमने प्रूफ कर दिया। सो बच्चों ये हमारा था रिफ्रैक्शन एट डबल प्लेन सरफेस। अब इसमें क्या है बच्चों कि एक चीज और है, छोटा सा है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट है। लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो देखो मान लो ये सारी मीडियम नहीं होता, तो ये जो लाइट आ रही थी सीधे इसी तरह से चली जाती। पहले इसको नोट कर लो, उसके बाद हो गया नोट। अब सुनो, मान लो ये लाइट मीडियम नहीं होता तो ये इंसिडेंट इसी तरह चली जाती है, इस तरह से, लेकिन मीडियम होने के कारण इधर घूम गई, फिर इधर घूम गई, और ये इधर से इस तरह से निकल गई, ठीक है। तो ये नहीं होता तो ये ऐसे जाती, लेकिन इसके होने के कारण थोड़ा अपने वास्तविक पथ से खिसक के इधर आ गई, अब तब जा रही है। अब ये वास्तविक जो पथ है, एक्चुअल रास्ता इसका, और जो ये रिफ्रैक्शन के कारण रास्ता है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसी को बोलते हैं बच्चों लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन एक्चुअल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे। इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस को बोलते हैं हम लोग लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो इसको अगले लेक्चर में हम लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इतना ही था। तो यहां तक हमारा एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन जो है सिंगल सरफेस पे, डबल सरफेस पे हमने कर लिया। तो बच्चों अब आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और इसके आगे हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहो, मन लगा के पढ़ो, कोई दिक्कत हो तुरंत व्हाट्सएप करो या कमेंट सेक्शन में जहां
तुमको जो सुविधा लगे, नंबर भी दे रखा है, वैसे तुम कांटेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और मन लगा के पढ़ो। ऑल द वेरी बेस्ट।